पहले पदेला की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर अब चुनाव आयोग की तलवार लटक रही है। आज सिद्धू ने बिहार के कटिहार में मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने वाला विवादित बयान दिया, तो चुनाव आयोग ने उनके बयान पर संज्ञान ले लिया है। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया। आजम खान 72 घंटे बैन। कांग्रेस को सपा बसपा को अधिकार विचार में है, हमें भी बजरंग बनूंगा। योगी आदित्यनाथ 72 घंटे बैन। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है। मायावती 48 घंटे बैन। जब आप मेरे ही हो तो क्यों नहीं मेरे ही रहो। मेनका गांधी 48 घंटे बैन। मेरे मुसलमान भाई जितने भी हैं, इकट्ठे होकर एकजुट होकर वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा। और अब नवजोत सिंह सिद्धू पर लटकी चुनाव आयोग की तलवार। तोल मोल के बोल नहीं तो चुनाव आयोग बरसाएगा हंटर, लेकिन नेता है कि बेलगाम बयानबाजी से बाज नहीं आते। कटिहार संसदीय क्षेत्र के बलरामपुर विधानसभा के बारसोई प्रखंड में सिद्धू तारिक अनवर के लिए प्रचार करने पहुंचे तो मुसलमानों से एकजुट होकर वोट डालने की अपील कर डाली। मैं आप सबको चेतावनी देने आया हूं, मुस्लिम भाइयों, आप 64% आबादी हो यहाँ पे, बहनों भाइयों, ये बांट रहे हैं आपको। मुस्लिम भाइयों, ये यहाँ पे ओवैसी साहब जैसे लोगों को लाके एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर एकजुट होकर वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। ऐसा छक्का मारो, ऐसा छक्का मारो कि मोदी को यहां बाउंड्री से पार मारो, ठोकर ताली। सिद्धू का ये बयान ठीक वैसा ही है जैसे बयान के लिए मायावती पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे चुनाव प्रचार का प्रतिबंध लगाया था। सिद्धू का बयान आते ही बीजेपी हमलावर हो गई है, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग करने लगी है। चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि सिद्धू ने एक धर्म विशेष का नाम लेकर और जिस तरह की अपील की है, ऐसे लोगों पर तत्काल चुनाव आयोग को रोक लगानी चाहिए। और जिस तरह यूपी में कुछ नेताओं को चुनाव प्रचार से वंचित कर दिया है, वैसे सिद्धू को भी चुनाव प्रचार से वंचित किया जाना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद चुनाव आयोग ने सिद्धू के इस बयान पर संज्ञान लिया और कटिहार के चुनाव अधिकारी से इस पर रिपोर्ट मांगी। आयोग ने सिद्धू के बयान की सीडी और ट्रांसक्रिप्ट भी मांगी है। वहीं समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर विवादित बयान के चलते 72 घंटे का बैन लगा तो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया। अब्दुल्ला आजम ने चुनाव आयोग पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद आजम खान चौतरफा घिरे। महिला आयोग से लेकर चुनाव आयोग तक ने उन पर आंखें तरेरी। चुनाव आयोग ने मंगलवार से उन पर 72 घंटे तक चुनाव प्रचार का बैन लगाया, जिसके बाद उनके बेटे और स्वार के विधायक अब्दुल्ला आजम खान ने पिता के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाली। हजारों समर्थकों के साथ अब्दुल्ला आजम ने रामपुर में साइकिल रैली निकाली और आजम खान के खिलाफ हुई कार्रवाई को गलत बताया। जो कमजोरों की आवाज है और कमजोर है, वो देख रहे हैं कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। खान साहब ने खुद मना किया है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर इस पर कुछ कहना है। बिल्कुल, किसी का नाम नहीं है, किसी का जेंडर नहीं है। आपने किस बिना पर कार्रवाई की? आप नेचुरल जस्टिस तो फॉलो करोगे, नोटिस तो दोगे, सफाई मांगोगे नहीं मांगोगे? आजम खान का जया प्रदा पर दिया गया वो बयान इतना आपत्तिजनक है कि उसे हम आपको पूरा सुनवा भी नहीं सकते। 10 बरस जिसे रामपुर वालों का
का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई। किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझे क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने इससे आगे आजम खान का बयान कभी नहीं सुनाया, और इसी बयान पर अब जब भोपाल में मीडिया ने आजम से सवाल किए तो उन्होंने तहजीब न सिखाने की नसीहत दे डाली। सर, आजम खान जवाब देने के लिए मशहूर है, जवाब से बचने के लिए नहीं। मैं उन्हें आजम खान से बात कर रहा हूँ सर। अरे ये क्या आप तहजीब सिखा रहे हो? नहीं, आजम खान सर जवाब देने के लिए मशहूर है सर। ये चरित्र दिखा रहे हो आप अपना? नहीं सर, कल जवाब आता है सर, सवाल सर चैनल्स का, ये चैनल्स का चरित्र है। नहीं सर, लेकिन जिस तरीके से भाषा कर रहे थे, क्या वो आपका चरित्र है? सर, जिस तरीके की भाषा आप बोल रहे हैं, जिस तरीके की भाषा आप बोल रहे हैं, जिस तरीके से पत्रकारों को आप बोल रहे हैं, वो क्या आपकी भाषा है? सर ये बताइए, जिस तरीके से कल भी आपसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो आपने बोला आपके वालिद थे। सर, आपको नहीं लगता कि आप गलत बोल रहे हैं? वहीं जया प्रदा कहती है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई जरूरी थी। मैं अपील किया था चुनाव आयोग कि कुछ तो कार्रवाई करना पड़ेगा। मेरी अपील को उन्होंने कंसिडरेशन किया, तो मैं उसकी कार्रवाई करना चाहती हूँ, और बाकी सब मैं इलेक्शन के बाद। आपको बता दें कि आज रामपुर में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। यहां 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 23 मई को नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा कि आजम के आउट ऑफ कंट्रोल बयान से किस पार्टी को फायदा हुआ है। मायावती पर चुनाव आयोग के प्रतिबंध के बीच आज उनके भतीजे आकाश आनंद ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। आगरा की रैली में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने मंच पर उनका स्वागत किया और फिर उन्होंने पहली बार जनसभा को संबोधित किया। कहते हैं कि सियासत में कभी सांझ नहीं ढलती और यहाँ विरासत पर कभी विराम नहीं लगता, और ये तस्वीरें यही बताती हैं। चुनाव आयोग ने मायावती पर 48 घंटे चुनाव प्रचार का प्रतिबंध लगाया तो उनके भतीजे आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल लिया और यहीं से उनके सियासी सफर की शुरुआत हो गई। आगरा के कोठी मीना बाजार में महागठबंधन की रैली में वो मंच पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह और बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा के साथ बैठे नजर आए। जनसभा की शुरुआत मायावती के भतीजे आकाश ने ही की। मैं आज आप लोगों के सामने पहली बार आया हूँ। और एक अपील करना चाहता हूँ, क्या आप लोग मेरी बात मानेंगे? सुनाई नहीं दिया, क्या आप लोग मेरी बात मानेंगे? आकाश आनंद ने लोगों से अपील की कि आगरा, मथुरा और फतेहपुर सीकरी सीट से गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताकर चुनाव आयोग को जवाब दें और आखिर में जय भीम जय भारत के नारे लगाए। इनको भारी वोटों से जितवाएंगे, सामने वाले की जमानत जब्त कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तभी फिर ये आप सभी का मुख्य चुनाव आयोग को सही जवाब होगा। इसी अपील के साथ ही अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम जय भारत। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। वो मायावती के साथ पार्टी की बैठकों में नजर आते रहते हैं। बीएसपी की ओर से चुनाव प्रचार के लिए जारी स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम शामिल है।
चुनाव आयोग के 72 घंटे के बैन के बीच आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बजरंगबली के दर्शन करने पहुंच गए। उन्होंने लखनऊ में सेतु हनुमान मंदिर में पूजा की और हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन विरोधी पार्टी के नेता योगी के मंदिर जाने पर भी सवाल उठाने लगे हैं। योगी को बजरंगबली सिर्फ चुनावों में ही याद नहीं आते, बल्कि वो हनुमान के बड़े भक्त हैं। शायद यही बताने वो सुबह सवेरे लखनऊ के सेतु हनुमान मंदिर में पूजा करने जा पहुंचे। हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाया, गुलाब के फूलों की माला पहनाई और प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हनुमान सेतु स्थित हनुमान मंदिर अभी योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा 3 दिन का यहाँ पर रोक लगाया गया है कि किसी भी सार्वजनिक सभा पर नहीं जाएंगे, जिसके बाद आज सुबह सुबह ही इन्होंने निर्णय लिया है कि वो यहाँ पर सुबह सुबह हनुमान सेतु पहुंच करके हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे। तो वहां पर पहुंचे और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो बाकायदा हवन पूजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग को भी जो उन्होंने जवाब भेजा था उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि वो यहाँ पर आए हुए हैं और हनुमान में उनकी आस्था है, बजरंगबली में उनकी आस्था है और बाकायदा आज सुबह सुबह ही वो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंच करके वो हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। आज उन्होंने सर्वप्रथम गणेश जी महाराज की पूजा की, माँ लक्ष्मी की और माँ सरस्वती का पूजन किया, बाबा नीमकरोड़ी जी महाराज का पूजन आराधन किया। इसके बाद हनुमान जी महाराज का पूजन आराधन के उपरांत बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ और ध्यान मुद्रा में अपना ध्यान किया। चुनाव प्रचार पर 3 दिन के बैन के बीच योगी आदित्यनाथ हनुमान से प्रार्थना करने पहुंचे थे। योगी के चेहरे पर मंद मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रतिबंध लगने का जरा भी तनाव उन्हें नहीं है। वैसे भी वो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर हनुमान के प्रति अपनी आस्था के बारे में बता चुके हैं। बजरंगबली वाले बयान पर योगी ने चिट्ठी में लिखा था, बजरंगबली में मेरी अटूट आस्था है। किसी को बुरा लगे या कोई अज्ञानतावश असुरक्षित महसूस करे तो इस डर से मैं अपनी आस्था को नहीं छोड़ सकता। योगी किसी भी कीमत पर हनुमान की आस्था नहीं छोड़ सकते, इसलिए बजरंगबली वाले बयान पर बवाल मचने के बावजूद भी हनुमान की शरण में जा पहुंचे। इस पर विरोधी दलों ने इसे भी योगी के प्रचार का तरीका ही बताया है। योगी आदित्यनाथ जी, उनका पॉलिटिक्स लगातार जो है वो नफरत और की राजनीति की एक विजय है। उसको हमने पिछले 2 साल से हर जगह उनकी नीतियों में, उनकी बातों में दिखाया है और जनता ने देखा है। इसीलिए वो गोरखपुर, फूलपुर, कैराना हारते रहे हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश में उनका सफाया इसीलिए हो रहा है कि ये देश इस तरह की टॉक्सिक पॉलिटिक्स नहीं चाहता है। योगी ने मायावती के मुसलमानों के एकजुट होने वाले बयान पर बजरंगबली वाला बयान दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मायावती पर 48 घंटे और योगी पर 72 घंटे का बैन लगा दिया था। इस बीच बीजेपी का कहना है कि योगी पर बैन जायज नहीं है। नहीं, योगी जी पर बिल्कुल गलत लगा है। योगी जी ने न तो ध्रुवीकरण की बात कही, न धर्म के आधार पर वोट मांगा उन्होंने। दरअसल चुनाव आयोग ने योगी और मायावती दोनों के बयानों को ध्रुवीकरण की कोशिश के नजरिए से देखा था, इसीलिए बैन लगा दिया। यानी योगी अब 18 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में योगी बजरंगबली के दर पर गए और जीत के लिए प्रार्थना की। यानी योगी ने इशारों में ही सही ये संदेश दे दिया कि योगी और बजरंगबली का साथ अडिग है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले लखनऊ में राजनाथ का रोड शो हुआ, जिसमें कई बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। नॉमिनेशन के बाद राजनाथ ने दावा किया कि अब की बार लखनऊ से दिल्ली तक फिर कमल खिलेगा। राजनाथ सिंह के नामांकन वाले दिन लखनऊ में जीत जैसा जश्न दिखा। नामांकन भरने से पहले राजनाथ सिंह हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे।
नामांकन से पहले खुद गृह मंत्री जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पहुंचने का मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि सबसे पहले गणेश पूजन करना, गणेश पूजन के बाद यहाँ पर हनुमान जी का पूजन करना और हनुमान जी के पूजन के बाद फिर वो नामांकन के लिए सीधा कार्यालय पहुंचेंगे। कार्यालय पर पहुंचकर फिर वो नामांकन के लिए आगे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हनुमान जी जो है वो विजय का प्रतीक माने जाते हैं और विजय के प्रतीक स्वरूप यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए वो हनुमान सेतु पहुंचे हुए हैं। मंदिर में काफी देर तक राजनाथ सिंह ने पूरे विधि विधान से पूजा की। पूजा अर्चना के बाद वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे। उनके साथ जेडीयू महासचिव केसी त्यागी भी मौजूद थे। बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद राजनाथ सिंह का रोड शो शुरू हुआ, जिसमें नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह आसमान छू रहा था। राजनाथ सिंह के रोड शो में वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र, अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी रहे शिव कुमार, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन, रीता बहुगुणा जोशी, सुधांशु त्रिवेदी, विधायक सुरेश श्रीवास्तव, डॉक्टर नीरज बोरा, महापौर संयुक्ता भाटिया शामिल रहीं। राजनाथ का रोड शो हजरतगंज महात्मा गांधी मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान लखनऊ के आम लोग और अलग अलग संगठनों द्वारा जगह जगह पर गृह मंत्री का स्वागत किया गया और जनता का प्यार पाकर राजनाथ सिंह गदगद दिखे। मुझे लखनऊ की जनता पर भरोसा है और मैं कह सकता हूं कि 2014 में जो विश्वास और भरोसा लखनऊ की जनता का हासिल हुआ था, उससे कहीं अधिक इस बार मुझे हासिल होगा। आपको बता दें कि लखनऊ सीट पर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यानी 6 मई को वोट डाले जाएंगे। लखनऊ सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर 1991 से लगातार बीजेपी का कब्जा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की मुख्य पार्टी एसपी और बीएसपी आज तक यहां से एक बार भी नहीं जीत पाई हैं। इसीलिए राजनाथ सिंह को पूरा भरोसा है कि अब की बार भी लखनऊ में कमल ही खिलेगा। राजनाथ सिंह के खिलाफ महागठबंधन की उम्मीदवार होंगी शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा। आज पूनम सिन्हा ने लखनऊ में डिंपल यादव से मुलाकात की और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। 18 अप्रैल को लखनऊ लोकसभा सीट से वो नामांकन दाखिल करेंगी। मियां जी कांग्रेस में और बेगम साहिबा समाजवादी पार्टी में। ये फिल्म और राजनीति के स्टार शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा है, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई है। बात यही खत्म नहीं होती। पूनम सिन्हा लखनऊ से महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, जो राजनाथ सिंह के सामने चुनाव लड़ेंगी। पूनम सिन्हा 18 अप्रैल को पर्चा दाखिल करेंगी। पूनम सिन्हा लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन की प्रत्याशी हैं और वो 18 तारीख को यहाँ प्रदेश कार्यालय से सुबह 10 बजे नामांकन करने निकलेंगी और 18 तारीख को लगभग 12 बजे के बाद उनका नामांकन दाखिल होगा। मुझे लखनऊ की जनता पर भरोसा है और मैं कह सकता हूं कि 2014 में जो विश्वास और भरोसा लखनऊ की जनता का हासिल हुआ था, उससे कहीं अधिक इस बार मुझे हासिल होगा। कुछ दिन पहले शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो बिहार की पटना साहिब सीट से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद के सामने हैं, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ से चुनाव लड़ेंगी। सवाल ये कि पति पत्नी दोनों ने अलग अलग पार्टी क्यों ज्वाइन की है, इस पर सब खामोश हैं। बस अखिलेश यादव कुछ कहते सुनाई दिए। क्या तर्क दिया, ये आपको सुनवाते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं पूनम जी को कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है और अच्छा ये है कि डिंपल सांसद जो खुद चुनाव में लड़ रही हैं, उन्होंने सदस्यता दिलाई है। हमें उम्मीद है कि पार्टी की नीतियों को और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगी। कांग्रेस चले गए, वाइफ जो है समाजवादी आ गई, कैसा गठबंधन देख रहे हैं? गठबंधन ऐसे ही होते हैं और यही खूबसूरती होती है गठबंधन की। अखिलेश यादव पूनम सिन्हा के शामिल होने को गठबंधन की खूबसूरती से जोड़ रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के नेता कांग्रेस से अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस लखनऊ से अपना उम्मीदवार न उतारे। हमारी कांग्रेस पार्टी से अपील है कि भाजपा को हराने के लिए, देश के गृह मंत्री को हराने के लिए वो सापा के
कास्ट खत्म करने का काम करें और अपने प्रत्याशी यहाँ ना खड़ा करें। आज देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ शहर में नामांकन किया और 5 साल पहले जब वो नामांकन करने आए थे, जो उन्होंने जनता से वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। पूनम सिन्हा को डिम्पल यादव ने समाजवादी पार्टी के सदस्यता दिलाई। डिम्पल पूनम सिन्हा को एसपी ऑफिस से बाहर तक छोड़ने भी आई, लेकिन दोनों में से किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर पूनम सिन्हा राजनाथ सिंह के सामने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि साल 1991 से लखनऊ सीट बीजेपी की अभेद्य सीट है। यहाँ राजनाथ सिंह से पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार भारी मतों से चुनाव जीत चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी की उस अपील को ठुकरा दिया है जिसमें समाजवादी पार्टी ने ये कहा था कि कांग्रेस राजनाथ सिंह के खिलाफ प्रत्याशी न दे। कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को लखनऊ से उम्मीदवार बनाया है। जाहिर सी बात है, अब लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ पूनम सिन्हा और प्रमोद कृष्णम उम्मीदवार होंगे और ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा। नैले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रफ्तार और विस्तार से जारी है। सना हर्बल डेल्वी रेमडीज का प्रेनो मुकम्मल दिमागी टॉनिक, दिमागी कुव्वत और ज़हनी फरहत का वादा। ब्रेनो टॉनिक। Hey, what's going on? Hate my clothes. Nothing suits me. प्रॉब्लम तेरे कपड़ों की नहीं है, तेरे ब्रा की है। Listen ना, तूने ज़िमामे.com देखा है? तेरी हर आउटफिट के लिए परफेक्ट ब्राज मिलेंगी, जैसे फिटेड टॉप्स के लिए टी शर्ट ब्रा, स्ट्रैपलेस ब्रा, बैकलेस, पुशअप, स्पोर्ट्स। तो अब ये मेरा क्यों? उस पर तो सूट नहीं करता ना। Zivame.com, download the app today. अपना फ्रंटलाइन देखने दो। रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की दोस्ती आज खत्म हो गई। इसका ऐलान आज खुद राजभर ने किया। उन्होंने साफ किया कि न सिर्फ बीजेपी से उनके रास्ते अलग हैं, बल्कि यूपी की 39 सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। ओपी राजभर ने छोड़ा बीजेपी का साथ। चुनाव में अकेले दम दिखाएंगे राजभर। 39 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर को आखिरकार बीजेपी नहीं मना पाई और अब राजभर ने बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। राजभर ने ऐलान किया है कि वो 39 उम्मीदवार चुनाव में उतारेंगे। उनका आरोप है कि बीजेपी ने उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। लोकतंत्र है, हर पार्टी को अपना अधिकार है प्रत्याशी खड़ा करने का। जहां तक नाराजगी का सवाल हमारा कोई नहीं है। हम सहयोगी दल हैं, तो हमारा भी अधिकार है। हमको 1 भी सीट 2 भी सीट जो भी देते, हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी खड़ा करते, उसी बहाने हम भाजपा को दिलवाते। राजभर के मुताबिक बीजेपी ने उन्हें केवल घोसी सीट ऑफर की थी, वो भी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि ऐसा करना पार्टी को खत्म करने जैसा था। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक सभी नेता एक ही जीत पे अड़े हैं कि आप खुद हमारी पार्टी से लड़ो और हमारे सिंबल पे लड़ो, घोसी लड़ो। तो हम उनकी पार्टी उनके सिंबल से लड़ करके अपनी पार्टी का विलय कर दें। हम 14 साल त्याग तपस्या करके पार्टी को यहाँ तक पहुंचाए, उसको खत्म कर दें। तो हम उनके सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने जीते जी। राजभर पहले भी कई बार बीजेपी को अल्टीमेटम दे चुके थे। उनके बीजेपी का साथ छोड़ने की अटकलें तभी से शुरू हो गई थी जब राजभर ने कुछ 1 महीने पहले योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का प्रभार छोड़ा था।
कई बार बात कही कि अब हम इस्तीफा दे रहे हैं, अब हम अलग हो रहे हैं, लेकिन अब अलग नहीं हुआ। अब 39 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। क्या अब ये माना जाए कि सुभाषपा अलग है भारतीय जनता पार्टी से? आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी शक है का? आज 39 प्रत्याशियों का ऐलान करने वाले राजभर का दावा है कि उनके कैंडिडेट्स ने चुनाव के लिए पर्चे भी भरने शुरू कर दिए हैं और उनकी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं है। हम भाजपा के खिलाफ थोड़ा लड़ रहे हैं, लोकतंत्र हमारी पार्टी लड़ रही है। अब अखिलेश जी का हमारे खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? झार नेता जो लड़ रहा का हमारे खिलाफ क्यों लड़ रही है? अब अखिलेश जी का हमारे खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? झार नेता जो लड़ रहा का हमारे खिलाफ क्यों लड़ रहे हो? तो कहाँ जाएंगे? ऊसर में लड़ने। राजभर का आरोप है कि बीजेपी ने कभी भी गठबंधन धर्म नहीं निभाया, बल्कि उन्हें और उनकी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। सहयोगी दल अगर मान ही नहीं रहे हैं हमको, सहयोगी दल मानते तो हम एक सीट के लिए मर रहे हैं। आप बताइए, कल तक तो हमारी जरूरत थी, जब आपको कोई नहीं मिला तब ओम प्रकाश राजभर मदद किए। मुसीबत की घड़ी में, विपद की घड़ी में तो ओम प्रकाश साथ में आए। जब ओम प्रकाश राजभर ने आपका क्रेज बनवा दिया, उत्तर प्रदेश में सरकार बनवा दिया, तब ओम प्रकाश राजभर की अब जरूरत नहीं। चुनाव का दौर है और कोई किसी से नाराज है तो कोई किसी से खुश। फिलहाल बीजेपी से खफा होकर राजभर ने रास्ते अलग कर लिए हैं। और नहले पे दहला में इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आजम खान से जुड़ी हुई। आजम खान पर एक बार फिर चुनाव आयोग का चाबुक चला है। उन्हें कल्याण सिंह पर विवादित टिप्पणी को लेकर नोटिस दिया गया है और 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष के पास। आशीष, क्या बयान थे, कितना हम इसको बता सकते हैं टेलीविजन पर? और चुनाव आयोग ने 24 घंटे का उनको वक्त दिया है, तब तक उनको जवाब देना है, लेकिन किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया था? देखिए, ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा राज्यपाल कल्याण सिंह, इसके अलावा निर्वाचन अधिकारियों को लेकर ये बयान दिया गया था। ये बयान 5, 7, 8, 9 और 14 अप्रैल को दिए गए थे। ये बयान ऐसे हैं दीपक जी कि इनको फिलहाल पढ़ा नहीं जा सकता ऑन एयर स्क्रीन के ऊपर। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में ये पाया है कि प्रथम दृष्टया आजम खान ने चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन किया है। 24 घंटे का वक्त दिया है यहाँ पर चुनाव आयोग ने आजम खान को अपना जवाब दाखिल करने के लिए। मुझे लगता है दीपक जी कि एक बार फिर से 2014 की कहानी दोहराई जाएगी। आपको ध्यान में होगा 2014 में चुनाव आयोग ने आजम खान को पूरे लोकसभा चुनाव के लिए बार कर दिया था। उस दौरान चुनाव आयोग ने कहा था उस समय कि आप ना चुनाव प्रचार कर सकेंगे, ना किसी पब्लिक रैली में जाएंगे। अभी जो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है उसको देखकर बिल्कुल ये समझ में आता है, जो 5 ओकेजन पे उन्होंने बयान दिए हैं उसे चुनाव आयोग प्रथम दृष्टया चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन माना है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आने वाले जो समय है वो आजम खान पे बहुत बुरे बीतने वाले हैं, क्योंकि अभी 72 घंटे का बैन है। अब उसके बाद चुनाव आयोग क्या ठोस कदम उठाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आशीष, सबसे दिलचस्प बात 2014 और 2019 में बड़ा अंतर है। 2014 में आजम खान कैंडिडेट नहीं थे, इस बार वो कैंडिडेट है। अगर पूरे चुनाव में उनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो अपना चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, चुनाव प्रचार के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा आजम खान को, क्योंकि आजम खान जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, रामपुर की लोकसभा सीट से, उस पर परसों वो पोलिंग होने वाली है, यानी 18 अप्रैल को वहां पर पोलिंग होने वाली है। लेकिन सवाल एक और बड़ा है दीपक जी यहाँ पर, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अनलिमिटेड पावर है। आपको ध्यान में होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही चुनाव आयोग को उसकी शक्तियों का एहसास कराया था। उसके बाद चुनाव आयोग ने तबातोड़ कार्रवाई की थी, चाहे वो आजम खान के खिलाफ हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हो या फिर मेनका गांधी हो। चुनाव आयोग के पास एक और शक्ति ये है कि अगर वो चाहे तो उम्मीदवार का नामांकन तक रद्द कर सकता है। तो क्या चुनाव आयोग इस कदम को उठाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फुल हैंड चुनाव आयोग को दिया है। और जिस वकील ने, प्रिया शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उनका भी ये कहना है कि अगर आजम खान के खिलाफ अब कार्रवाई नहीं होती तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे फिर से एक बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती हैं अगर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है तो। ठीक है आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। चुनाव आयोग में बहुत सारी हलचल हो रही है और आप समय समय पर ब्रेकिंग न्यूज हमें देते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आज जयपुर ग्रामीण सीट से पर्चा भरा। नामांकन दाखिल करने के दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ उनकी पत्नी और बाबा रामदेव भी मौजूद थे। केंद्रीय
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर ग्रामीण सीट से नामांकन दाखिल करने से पहले पत्नी के साथ माता डूंगरी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। पर्चा दाखिल करने के दौरान उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। बाबा रामदेव ने नामांकन से पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर को प्राणायाम कराया और खुद भी अनुलोम विलोम किया। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जयपुर ग्रामीण सीट से पर्चा भरा और कहा कि अब की बार भी देश में मोदी सरकार। बड़ों का आशीर्वाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने गुरुओं का आशीर्वाद, चाहे वो खेलों के अंदर कोच हो तो उनका आशीर्वाद, स्कूल के अंदर अध्यापक हो तो उनका आशीर्वाद, और अपने जीवन के अंदर सब जो हमारे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण सीट पर राज्यवर्धन राठौर का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा पूनिया से होगा। अब हम आपको बताते हैं कि राज्यवर्धन सिंह राठौर और कृष्णा पूनिया में क्या कुछ समानताएं हैं। ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने और कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा दोनों ने राजनीति में भी एक साथ साल 2013 में कदम रखा था। 49 साल के राज्यवर्धन सिंह राठौर ने वर्ष 2004 में एथेंस ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था और वर्ष 2002 में मैनचेस्टर और वर्ष 2006 में मेलबर्न में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 36 साल की कृष्णा पूनिया वर्ष 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली ट्रैक एंड फील्ड महिला एथलीट बनी थी और उन्हें साल 2011 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा गया था। लोकसभा के दूसरे चरण के लिए आज प्रचार अभियान थम गया। पीएम मोदी ने ओडिशा में तूफानी चुनाव प्रचार किया और लोगों से वोट अपील में डबल इंजन वाली सरकार बनाने की अपील कर डाली। ओडिशा के संबलपुर में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस रैली में पीएम मोदी कांग्रेस और बीजेडी पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के पिछड़ेपन के लिए पिछली सरकारों की इच्छा शक्ति को कसूरवार ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्य में संसाधनों की कमी नहीं है, फिर भी लोग परेशान और बेहाल हैं। हमारे देश में साधनों और संसाधनों की कमी नहीं रही है, कमी रही है जनता के पैसे के सही इस्तेमाल की। पहले की सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि जितने पैसे दिल्ली से भेजे जा रहे हैं उसका लाभ आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। देश की सुरक्षा का मुद्दा पीएम मोदी ने एक बार फिर उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एयर स्ट्राइक जैसा बड़ा कदम उठाती है, वरना इससे पहले तो दिल्ली में जनता ने भ्रष्ट और मजबूर सरकार ही देखी थी। इन 5 सालों में अगर आप इस चौकीदार के साथ खड़े ना होते तो ये संभव ही नहीं था। आपके इसी आशीर्वाद की वजह से भाजपा की मजबूत सरकार लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण से जुड़े बड़े बड़े काम कर पाई है, वरना इससे पहले आपने दिल्ली में एक मजबूर सरकार और भ्रष्ट सरकार भी देखी है। रैली में प्रधानमंत्री ने नवीन पटनायक सरकार को भी घेरा। उन्होंने राज्य सरकार पर क्षेत्र के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाया। क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, जात पात के आधार पर भेदभाव, यही कांग्रेस और बीजेडी की उपलब्धि रही है। यही कारण है कि जहां महानदी और हीराकुंड जैसे बांध है,
वहां का किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता है। संबलपुर के बाद प्रधानमंत्री का काफिला आज शाम भुवनेश्वर पहुंचा, जहां उन्होंने रोड शो किया। सड़क पर एक तरफ मोदी की गाड़ी थी तो दूसरी ओर फूलों की बारिश करती जनता। लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए अपनी छत पर खड़े थे। दूर से ही लोग प्रधानमंत्री की तस्वीर अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। कर्नाटक में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए अमित शाह ने कई रैलियां की। आज तुमकुर में उन्होंने लंबा रोड शो किया, जिसके बाद जनसभा में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन पर हमला बोला। दूर तक सिर्फ केसरिया झंडे और मोदी मोदी के नारे। कर्नाटक का तुमकुर शहर पूरी तरह मोदीमय दिख रहा था। शहर की सड़कों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो बड़े धूमधाम से निकला। शाह हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे, बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे और तुमकुर में बीजेपी प्रत्याशी जीएस वासवराज के लिए वोट मांग रहे थे। तुमकुर में 18 अप्रैल को चुनाव होना है। दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन था। रोड शो से पहले अमित शाह लिंगायतों के प्रमुख मठ सिद्धगंगा भी गए। वहां पूजा अर्चना की, संत शिव कुमार स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिव कुमार स्वामी का इसी साल जनवरी में 111 साल की उम्र में निधन हो गया था। बताया जाता है कि शिव कुमार स्वामी का आसपास की 18 विधानसभाओं में काफी प्रभाव था, खासतौर से उन इलाकों में जहां लिंगायत समुदाय के लोग ज्यादा संख्या में हैं। तुमकुर शहर में भी लिंगायत समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। अमित शाह ने पूजा अर्चना के बाद रोड शो निकाला, जिसके बाद जनसभा की। रैली के दौरान अमित शाह ने महागठबंधन को आड़े हाथों लिया। अगर गठबंधन की सरकार आई तो सोमवार को मायावती प्रधानमंत्री बनेगी, मंगलवार को अखिलेश यादव बनेंगे, बुधवार को देवेगौड़ा जी बनेंगे, गुरुवार को चंद्रबाबू नायडू बनेंगे, शुक्रवार को शरद पवार बनेंगे, शनिवार को बहन मायावती और ममता दीदी बनेगी और रविवार को मुझे छुट्टी पर चला जाएगा। उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है। कभी हाँ और कभी ना के बीच गठबंधन का ड्रामा सोशल साइट्स तक जा पहुंचा है। राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच ट्विटर पर ब्लेम गेम खेला जा रहा है। गठबंधन न हुआ, बीरबल की खिचड़ी हो गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की हालत कुछ ऐसी ही है। कभी कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि हम तैयार हैं और कभी आम आदमी पार्टी कहती है कि हम भी तैयार हैं। लेकिन गठबंधन को हकीकत में लाने के लिए बात इससे आगे नहीं बढ़ पाती। हाँ, अगर बात कहीं आगे बढ़ती है तो वो है ट्विटर। सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए गठबंधन की बातें भी खुलेआम ट्विटर पर करने में राहुल और केजरीवाल जरा भी परहेज नहीं कर रहे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 4 सीट देने को तैयार है, लेकिन केजरीवाल ने एक और यू टर्न ले लिया है। गठबंधन के लिए कांग्रेस के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन समय निकला जा रहा है। इस ट्वीट पर केजरीवाल ने पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि कौन सा यू टर्न, अभी तो बातचीत चल ही रही थी। गठबंधन पर आपका ट्वीट दिखाता है कि आपकी इच्छा नहीं, सिर्फ दिखावा है। मुझे अफसोस है कि आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। सोशल साइट पर गठबंधन को लेकर आरोपों में पार्टी के दूसरे नेता भी कूद गए हैं। संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से गठबंधन को लेकर मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस बताए उनकी तरफ से कौन है। बताइए, 10 सीटें, 10 की 10 सीटें बीजेपी हरियाणा के अंदर हारेगी। मैं 100% लिख के दे सकता हूं। जेजेपी, कांग्रेस और आपकी, अगर आपका गठबंधन होने से 10 की 10 सीटें हारेगी बीजेपी। तो ये बातें समझानी पड़ेगी बातचीत के दौरान। आज कांग्रेस के साथ आप किसी ने संपर्क किया? आज कोई बैठक ऐसी? अभी उनकी ओर से किसी ने संपर्क नहीं किया। अगर होती है फिर शाम तक आप लोग बैठक करेंगे कुछ? अगर उनकी ओर से बताते हैं वो बैठक के लिए, तो निश्चित तौर पर करेंगे। दोनों तरफ से गठबंधन को लेकर बातचीत आगे बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन हकीकत इसके एकदम उलट है।
दरअसल दिल्ली में गठबंधन का पेच हरियाणा और पंजाब की कुछ सीटों को लेकर फंसा है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस हरियाणा और पंजाब की करीब 18 सीटों पर गठबंधन करे, जबकि कांग्रेस इसे सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रखना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस के लिए बांग्लादेशी एक्टर के प्रचार अभियान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कोलकाता से दिल्ली तक उथल पुथल मची हुई है। बीजेपी और तृणमूल के बीच चल रही इस लड़ाई का खामियाजा फिरदौस को उठाना पड़ा है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया है। हिंदुस्तान के चुनाव में बांग्लादेशी एक्टर फिरदौस के प्रचार में आने के मुद्दे पर घमासान छिड़ा है। तृणमूल कांग्रेस पर बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने तो सीधे सीधे बोल दिया है कि तृणमूल कांग्रेस तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने तो सीधे सीधे बोल दिया है कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से प्रचार के लिए बांग्लादेशी एक्टर को लाना ममता बनर्जी का बांग्लादेश प्रेम जाहिर करता है। जब भी कोई विदेशी नागरिक हमारे यहाँ आता है तो उसको पर्पस बताना पड़ता है कि किस पर्पस के लिए आ रहा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार घुसपैठिए की तरह कोई भी, जिस प्रकार बांग्लादेश के घुसपैठिए आ रहे हैं, उसी प्रकार वहाँ के यदि आर्टिस्ट भी आकर टीएमसी का प्रचार करेंगे तो मैं समझता हूँ एक अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं का भी उल्लंघन है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं इसमें शर्म की बात यह है कि ममता जी के पास हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो टीएमसी का काम कर सके, इसलिए बांग्लादेश के कलाकारों को बुलाने के लिए समर्थन जुटाने का जो प्रयास कर रही है, इससे अंदाज लगता है कि उनकी जमीन अब खिसक चुकी है। मामले के कैनवास को बीजेपी बड़ा करना चाहती है, सो उसने चुनाव आयोग से तृणमूल कांग्रेस की शिकायत की है, लेकिन कोलकाता के एडिशनल सीईओ ने ऐसी किसी शिकायत से इनकार किया है, जबकि बीजेपी उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने इस सिलसिले में उनकी शिकायत चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों से की है और उन पर एक्शन की मांग की है। But sir, have you received any complaint from any political party regarding this? पहले बांग्लादेशी एक्टर के प्रचार में शामिल होने का मुद्दा था, लेकिन अब मुद्दा डाइवर्ट होकर शिकायत की सियासत पर शिफ्ट हो गया है। इधर लेफ्ट का आरोप है कि बीजेपी और तृणमूल को जनता से कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेशी एक्टर के तृणमूल के प्रचार में शामिल होने को कई एंगल से जोड़ा जा रहा है। कुछ इसे सीधे सीधे घुसपैठ का मामला बता रहे हैं, तो कुछ इसे आचार संहिता के उल्लंघन से जोड़ रहे हैं। मतलब ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में ममता बनर्जी को कोई प्रचारक नहीं मिला था जो उन्हें बांग्लादेश से एक्टर को बुलाना पड़ा, या वो सचमुच बखेड़ा खड़ा करना चाहती थी। नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर का आज निधन हो गया। मंगलवार को उन्हें मृत हालत में दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल लाया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रोहित शेखर डिफेंस कॉलोनी में रहते थे और उन्हें अस्पताल उनकी पत्नी और मां लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रोहित शेखर की मौत कैसे हुई इसका अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच में जुट गई है। नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर जारी है।